नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो समय हो चुका है एक ऐसे विश्लेषण का जिस विश्लेषण का आपको बेसब्री से इंतजार था। हम स्वाऊ पदम सिंह की वो बात करेंगे जो बात लगभग हर एक घर, हर एक सदस्य तक होती आ रही है। यहाँ पर जब हम कुछ चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब हमें ये पता चला कि बिना परमिशन आप किसी भी मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्वाऊ पदम सिंह के कुछ लोगों को दिक्कत हुई। उन्होंने प्रशासन को बोला, हम उन नागरिकों को जिम्मेदार मानते हैं कि वो इस देश के जागरूक जिम्मेदार नागरिक हैं, लेकिन आप भला ये सोचिए कि क्या उनके फ़ोन करने से इतना बड़ा एक्शन लिया जाता है कि किसी भी लोक देवता की मूर्ति को आप खंडित कर दें। किसी भी मूर्ति को आप खंडित करने के बाद में क्या वो वहाँ पर अतिक्रमण करना चाहते थे? अगर अतिक्रमण ही है तो क्या हमारे देश में या हमारे इन गाँव में अतिक्रमण नाम की कोई वस्तु है ही नहीं? स्वाऊ पदम सिंह का अगर आधिकारिक रिकॉर्ड निकाल लिया जाए तो वहाँ पर आप तय बात कर सकते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति या अतिक्रमण नहीं है। लेकिन जागरूक जिम्मेदार नागरिक जिन्होंने ये सूचना दी, हम मानते हैं, लेकिन तहसीलदार को आकर के क्या 4 आदमियों के अंदर बात करके उस मूर्ति को हटाया नहीं जा सकता था? ऐसा भी हो सकता था कि इसको प्यार से काम लिया जा सकता था, लेकिन स्वाऊ पदम सिंह में ऐसा नहीं हुआ। चलिए, अब हम बात करते हैं उमेदाराम बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल आखिर उस जगह पर क्यों नहीं आए? क्या वजह थी कि हनुमान बेनीवाल ने वहां आने की जहमत नहीं समझी? हनुमान बेनीवाल अगर चाहते तो वहां आ सकते थे, क्योंकि उमेदाराम बेनीवाल भी देश की सबसे बड़ी पंचायत को छोड़ करके वो रात्रि को आए। अगले दिन उनका प्रश्नकाल था, लेकिन फिर भी वो आए। जोधपुर तक वो अपनी गाड़ी से गए और इसके बाद में वो फ्लाइट से दिल्ली गए, क्योंकि अगले दिन उनका प्रश्नकाल था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि हनुमान बेनीवाल भी आ सकते थे। उमेदाराम बेनीवाल मत भूलिए कि हनुमान बेनीवाल के ही एक सिपाही हैं। यूं कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल ने जो पहले कमेंट की थी कि ये जितने भी नेता हैं ये मेरे ही सिपाही हैं, तो आप ये मत भूलिए कि उमेदाराम बेनीवाल की क्या भूमिका है और हनुमान बेनीवाल क्या चाहते थे, इस बात को जरा समझिए। हनुमान बेनीवाल दरअसल देखना चाहते थे कि मेरे सिपाही में कितना दम है, मेरे सिपाही की बातों में कितना दम है, मेरी सिपाही के पीछे कितने लोग हैं। उमेदाराम बेनीवाल सभ्य है, सुशील है, उन्हें बोलने का बहुत ही अच्छा लहजा है, लेकिन क्या उनमें वो ताकत है जो हनुमान बेनीवाल के पीछे है? आप इसको दूसरे वे में लेके देखिए कि उमेदाराम बेनीवाल के पीछे अगर नाम हनुमान बेनीवाल का होता तो उमेदाराम बेनीवाल के ये तेवर नहीं होते। उमेदाराम बेनीवाल के आने के बाद में 1 घंटे में वो मूर्ति आ जाती, क्योंकि उनके पीछे हनुमान बेनीवाल का एक टैग था। लेकिन अब उमेदाराम बेनीवाल के पास ऐसा कोई टैग नहीं है, हनुमान बेनीवाल की कोई ऐसी फौज नहीं है जिसकी वजह से उमेदाराम बेनीवाल पावरफुल बने। इसलिए वो जरूर आए, अपना संसदीय क्षेत्र या कुछ भी कहें आप, जो भी कहें, आसपास के लोग उनके साथ जुड़े हुए, कुछ भी कहें आप, लेकिन वो आए, वो एक अच्छी बात थी, समाज की बात थी और आना भी चाहिए। लेकिन क्या उमेदाराम बेनीवाल अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे? क्या हनुमान बेनीवाल के बिना वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे? ये सोचने और समझने वाली बात है। यही बात डांगा जो अभी विधायक बने हैं खीमसर से, कल को अगर मान लें कि डांगा के साथ कुछ ऐसा होता है तब डांगा भी उस जगह जाएंगे, लेकिन डांगा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग खंबा है, भारतीय जनता पार्टी की एक दीवार है। इसलिए पीछे मजबूत मालिक होता है तब उस नेता में दम होता है। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक उमेदाराम बेनीवाल इस बार कुछ सहमे सहमे से लगे। उमेदाराम बेनीवाल की बातों में वो करंट नहीं था, उमेदाराम बेनीवाल की बातों में वो दम नजर नहीं आया। इसलिए उमेदाराम बेनीवाल के पीछे बैकअप टीम नहीं थी। अगर उमेदाराम बेनीवाल के पीछे बैकअप टीम होती तो हम मान सकते हैं कि उमेदाराम बेनीवाल ज़बरदस्त काम करते और रातों रात वहाँ मूर्ति स्थापना करके वापस चले जाते।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमेदाराम बेनीवाल अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। इसका प्रमाण है कुछ, क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े नेता अपने ट्वीट पर इस घटना को कोई जगह नहीं दी। अब ये बड़े विडंबना और अतिशयोक्ति की बात है कि उमेदाराम बेनीवाल को इस मैदान में अकेला छोड़ दिया। संभल की घटना तो आपको याद होगी। संभल की उस घटना को हर कोई लपकना चाहता है, लेकिन कोई भी इस घटना को लपकने में आगे नहीं आया और उमेदाराम बेनीवाल अपनी नाक और अपनी साख बचाने के लिए स्वाऊ पदम सिंह की उस धरती पर आए। लेकिन हनुमान बेनीवाल क्यों नहीं आए? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ये जताना चाहते थे कि उमेदाराम बेनीवाल का जिसने भी साथ दिया है वो समझ लें कि उमेदाराम बेनीवाल के पीछे आज तक हनुमान था, लेकिन अब हनुमान नहीं है। हनुमान बेनीवाल और उमेदाराम बेनीवाल ये दोनों अपने अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट किया है, अपनी बात रखी है, लेकिन स्वाऊ पदम सिंह में हनुमान बेनीवाल नहीं दिखे। मज़े की ये बात है कि हम इन दोनों नेताओं को एक साथ जोड़ के भी देख सकते हैं कि ये दोनों नेता एक साथ आ चुके हैं इस मुद्दे पर। लेकिन गौर फरमाइएगा कि हनुमान बेनीवाल इस मुद्दे पर भी उमेदाराम बेनीवाल की वजह से साथ नहीं आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय हो सकता है कि समाज राजनीतिक द्वैततापूर्ण दो भागों में बंट चुका है। उमेदाराम बेनीवाल भी उसी समाज से आते हैं। उमेदाराम बेनीवाल भी सांसद है, हनुमान बेनीवाल भी सांसद है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले एक ही फौज के लिए काम करते थे, लेकिन अब उनके काम करने का तरीका और फौज का ठिकाना दोनों चेंज हो चुके हैं। इसलिए स्वाऊ पदम सिंह में उमेदाराम बेनीवाल तो आए, लेकिन उमेदाराम बेनीवाल की वो ताकत, वो तस्वीर कम नज़र आई, लेकिन हनुमान बेनीवाल वहाँ नज़र नहीं आए। ऐसे में लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि अगर हनुमान बेनीवाल आते तो मूर्ति वापस स्थापना करनी ही पड़ती, लेकिन जो स्टैंड लेके गए थे गवर्नमेंट सरकार वो वापस उनको दे दिया है, लेकिन अभी भी मूर्ति कोर्ट से छुड़ानी पड़ेगी, ऐसी सूचना मिल रही है। अगर मिलती भी है तो भी वो मूर्ति खंडित हो चुकी है। ये बहुत अजीब गरीब बात है कि इस दुनिया में, इस देश में राजनीति के चलते कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मूर्तियों तक को भी नहीं बख्शा जाता। मिलेंगे नए विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।